नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे तो आज आपका फिर से एक बार टेस्ट है प्रिज्म और मानव नेत्र का। तो आप सभी एक साथ में ही टेस्ट देंगे प्रिज्म और मानव नेत्र पर। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर आप पढ़ रहे थे कि विचलन कोण का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, आपतित किरण के आपतन कोण पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। चलो हाँ आइए, चलिए देखिए, विचलन कोण का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो विचलन कोण जो है ये आपका जैसे प्रिज्म है, ठीक है। तो विचलन कोण को आप किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। एक सूत्र होता है डेल्टा बराबर n-1 ऑफ a। चलो इसको थोड़ा मिटा दें तब समझाएं, आपको समझ में आएगा बराबर, आप टेंशन न लें। एक फार्मूला होता है n बराबर साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, इसमें अपवर्तनांक का सूत्र है n पर निर्भर करेगा, आपतित किरण के आपतन कोण पर, इस पर, इसमें दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसमें जो है आप ध्यान दें, तो इसमें दोनों सही हैं। प्रिज्म के विचलन कोण जो है किस पर निर्भर करता है? दोनों पर। तो ए और बी आप दोनों टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? ये देखो भाई, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग तो ऊपर प्राप्त होता है, इसका मतलब लाल का विचलन कम होता है। अब बैगनी रंग नीचे प्राप्त होता है, वायलेट, इसका मतलब इसका विचलन ज़्यादा होता है। तो सबसे कम विचलन लाल का होगा और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी का। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो होता है भैया बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। चलिए, तो ये बात हो गई, इसमें आपने ऑप्शन सही कर दिया बैगनी रंग। आइए आगे बढ़ें। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किसका? यहाँ कौन सा क्वेश्चन था? वही क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया। चलो आगे देखो, तीसरा देखो, पीला, हरा, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य महत्तम मतलब ज़्यादा होगी? किस रंग की तरंगदैर्घ्य? देखो, जिसका विचलन कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ये गया, ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है। अब श्वेत प्रकाश में ये आपकी लाल है, ठीक है। विबग्योर होता है, VIBGYOR, विबग्योर। तो आप ध्यान दो, लाल का विचलन कम होता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य कम होती है। क्या पूछा था? किस रंग की तरंगदैर्घ्य महत्तम माने सबसे ज़्यादा होती है? तो लाल रंग बता देंगे, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ें भाई, नए नए प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं। आइए, पीला, हरा, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य महत्तम होगी? पीला, हरा, नीला, नारंगी, लाल। भाई इसमें भी लाल ही होगा, ठीक है। वही सवाल था गया यार, दो बार हो गया क्या? चलो चौथा देखो, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है ना, तो प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैगनी रंग। देख लो, आधार मतलब नीचे, आधार का मतलब नीचे, ये आधार है, ये आपका आधार है और ये क्या है? शीर्ष। तो आधार की ओर कौन सा रंग आता है? बैगनी रंग आता है, ठीक। चलो आइए, पांचवा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक मतलब कौन सी किरण ज़्यादा अपवर्तित होती है, कौन सी किरण ज़्यादा झुकती है? बैगनी रंग ज़्यादा झुकती है। ये देखो यहाँ पर आप बैगनी, ये लाल रंग, लाल रंग के लिए तो अपवर्तनांक अधिकतम होता है, सॉरी न्यूनतम होता है। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ लाल प्राप्त होता है और यहाँ पर बैगनी वायलेट प्राप्त होता है। तो कौन ज़्यादा अपवर्तित हो रहा है? बैगनी रंग जो है ज़्यादा झुक रहा है अपने मार्ग से,
इसका मतलब इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। तो कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होगा? बैगनी रंग के लिए। ठीक है, जो रंग ज़्यादा विचलित हो रहा है, ज़्यादा अपवर्तित हो रहा है, उसी का तो अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। चलो आइए आगे बढ़ो। जब श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही कर देंगे। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? एक नंबर पहले अपवर्तन जान लो। अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हाँ, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो, इसी ऑप्शन वाले में मैं आपको सब कुछ पढ़ाता चलूँगा। देखो, जैसे ये आपका जो है दो माध्यम है, ये विरल माध्यम मान लो ये वायु है। ठीक है, ये आपका सघन माध्यम, ये आपका जो है मान लो जल है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर हो गया आपका। ठीक है, अपवर्तन कोण आर। तो इस तरह से जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब परावर्तन तो आप जानते ही हैं, पढ़ाया भी है आपको। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यहाँ बता दिया हमने, ये देख लो। हाँ, जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर एक चीज़ आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आया है। चलो, तो मैं आपको यहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आइए मिटा लें पहले। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है ये देखो। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान दीजिए, आपको हम 3 दशा बताते हैं। जब प्रकाश की किरण देखो ऐसे आ रही है, ये मान लो सघन है और ये क्या है? विरल है। ऊपर सघन नीचे विरल। जब सघन से विरल में आती है ना तो अभिलंब से दूर भागती है। ये आई अभिलंब है, ये अभिलंब इससे दूर भागेगी ऐसे। ठीक है, अब आपतन कोण का मान बढ़ा दें, आपतन कोण का मान बढ़ा दें, इस वाली किरण को और झुका दें ऐसे नीचे, और झुका देंगे जब ऐसे, तो ये किरण इसी पे ऐसे जाएगी, इसी पे जाएगी ऐसे ऐसे। ये आपतन कोण आई हो गया। अब ये अपवर्तन कोण आर का मान क्या हो गया? 90 अंश हो गया। अपवर्तन कोण आर का मान जब 90 हो जाता है तो आई को क्रांतिक कोण सी कहते हैं। ये है अपवर्तन की स्थिति। ये क्या है? अपवर्तन की स्थिति। और ये है आपकी क्रांतिक कोण की स्थिति। क्रांतिक स्थिति,
क्रांतिक स्थिति है, ठीक है। और अगर आप अब क्या करेंगे, इस वाली किरण को और झुका दें, मतलब ऐसे कर दें, ऐसे एकदम और झुका दें, तो आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऐसे जाने लगेगा, ये पार कर गया ना। तो देखो पहले आई छोटा था तो आर ऐसे निकल रहा था, आई का मान और बढ़ाया गया तो आर का मान 90 हो गया, आई का मान जो है सी से बड़ा कर दिया गया, तो उसी जिस माध्यम में प्रकाश किरण आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बताता हूँ, रुक जाओ। आंतरिक परावर्तन देखो क्या है ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, देखो यहाँ इस वाले में कम था, इस वाले में बढ़ाए आपतन कोण का मान, यहाँ सी हो गया, और बढ़ा दिए तो सी से बड़ा हो गया। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, तो एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है भैया। तो आपको यहाँ बताया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। देख लो कि जब प्रकाश की किरण जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंग में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसमें अपवर्तन की परिभाषा भी हमने बताया, परावर्तन हमने नहीं बताया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया। परावर्तन क्या है, परावर्तन यहाँ बता देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से ये मान लो कोई चिकना तल है, दर्पण है, समतल दर्पण, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण हो गई और इसके बीच में ये अभिलंब है, ठीक है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, ये चिकना तल है, चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए 7वां प्रश्न, ये देखो, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग की सबसे न्यूनतम होती है। आइए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है तो आवृत्ति इसकी ज़्यादा होगी। चलिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है, बैगनी रंग की, ठीक है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। ये देखो, हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई देगी, इसमें काली दिखाई देगी, ठीक है। हरे कांच की प्लेट जो है लाल रंग के प्रकाश में कैसे दिखाई देगी भैया, काली दिखाई देगी, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का, लाल रंग ऑप्शन नंबर बी। जब इंद्रधनुष में निम्न में दिए गए रंगों में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। अब बताओ कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है इन रंगों में। चलिए, तो प्यारे साथियों, इंद्रधनुष में आप जो है पीला दिखता है, लाल दिखता है, हरा दिखता है, काला नहीं दिखता है, काला रंग नहीं दिखता है। आगे बढ़े। हाँ, एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सवाल आपके साथ है, इसे आपको पढ़ना है। यदि प्रिज्म कोण 60 अंश है, ए बराबर क्या है 60 अंश है, तथा कांच का अपवर्तनांक को भैया चलो बताते हैं, इसको कायदे समझो। यदि प्रिज्म कोण 60 अंश है,
प्रिज्म कोण को कैसे लिखा जाता है? प्रिज्म कोण को भैया लिखा जाता है ए से। ए बराबर क्या है? 60 अंश है। अपवर्तनांक को जो है, अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं? अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। n बराबर 1.5 है। तो न्यूनतम विचलन कोण मतलब देखो न्यूनतम विचलन कोण जो है, न्यूनतम विचलन कोण को कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा m से डिनोट किया जाता है। इसका मान निकालना है। चलो निकालते हैं हम लोग। तो सूत्र जो है इसका होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ठीक है, तो यही वाला सूत्र आपको हल करना है और लगाना भी है। चलिए, कोई बात नहीं, समझ लो यार। छोटा कर लिए अब तो दिखेगा ना। तो n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1.5 है ना, बराबर साइन ऑफ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 60 है, यहाँ से रख दो, प्लस डेल्टा m की वैल्यू निकालना है बाई 2 अपान साइन a की वैल्यू 60 है बाई 2। ठीक है, तो चलिए 1.5 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन, इसको काट दो, 30 दूना 60, तो साइन 30 अंश आ गया। अब इसका यहाँ भाग में है, यहाँ गुणा कर दो तुम, तो 1.5 का गुणा हो गया साइन 30 अंश का, अब बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। चलो 1.5 हुआ, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 रख दिए यहाँ, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। तो चलिए इसको काट दो आप, इसको काटोगे तो 2 7 14, 2 पंचे 10, तो 0.75 आया। 0.75 बराबर साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। देखो यहाँ दिखा देते हैं आपको, हाँ अब ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मान दिया गया है, यहाँ पर मान, यहाँ ध्यान दो, यहाँ साइन 48 अंश 36 मिनट का मान है 0.75। तो 0.75 जहाँ है आपका, तो वहाँ आप क्या लिख देंगे? वहाँ आप इस मान को उठाएंगे, लिखेंगे साइन 48 अंश 36 मिनट, 48 अंश 36 मिनट लिखेंगे, अब बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। अब इस साइन से साइन को कैंसिल करेंगे, यहाँ बचा 48 अंश 36 मिनट बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। अब गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो आप, क्या हो जाएगा? 48 दूना 96 हो गया, 48 दूना 96 अंश और 36 दूना 72 मिनट, 36 दूना 72 मिनट हो गया। अब बराबर क्या बचा? 60 अंश प्लस डेल्टा m। चलो ये ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दें आप, तो चलिए पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको एक सूत्र बताता हूँ मैं, सूत्र, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर कितने मिनट हैं? 72 मिनट हैं। इसमें से 60 मिनट निकाल के एक अंश बना लो, 72 मिनट में से 60 मिनट निकालो, कितना बचेगा? 12 से यहाँ 2 बचा, 7 में 6 गए 1, तो 72 मिनट को लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 12 मिनट। 60 मिनट प्लस 12 मिनट लिखोगे तो 60 मिनट बराबर एक अंश हो जाएगा और 2 मिनट बचेगा ना। तो ये हो गया, एक अंश इसमें से निकाल लो, एक अंश निकाल के इसको दे दो, तो 96 अंश है, 97 अंश हो गया, और यहाँ 12 मिनट बचा बस। ठीक, 12 मिनट बचा। अब ये हो गया 97 अंश और 12 मिनट, कहाँ से पाए? फिर से देखो, समझो इसको, फिर से समझो कैसे हो गया, समझ लो कैसे हो गया, समझो भाई कैसे हो गया, आप समझो। ये इस तरह से हुआ कि एक मिनट, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 72 मिनट था तो इसको लिख लिए 60 मिनट प्लस 12 मिनट, 12 मिनट लिख लिए। तो 60 मिनट को एक अंश बना लिए, अब 12 मिनट बना लिए। अब इस एक अंश को अब इसमें से क्या हुआ?
एक अंश हो गया 12 मिनट हो गया, एक अंश इसमें जोड़ दिए 97 अंश हो गया, 12 मिनट बचा हुआ है। अब समझ में आ गया ना। चलो अब बराबर हो गया 60 अंश डेल्टा एम। अब ले आके इसको पक्षांतर करो, घटाओ, ठीक है। तो 97 अंश 12 मिनट माइनस 60 अंश बराबर डेल्टा एम। अब बताओ 97 में अंश में 60 अंश घटाओ, 97 अंश में 60 अंश घटा दो भाई, कितना बचेगा? 7 में से 0 घटाएंगे 7 बचेगा, 9 में से 6 गए 3, 37 अंश बचेगा। 37 अंश 12 मिनट बराबर डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ गई? 37 अंश आई, 12 मिनट आई। तो ये आंसर हुआ इस सवाल का। समझो, ये सवाल आपके सामने लगी हुई है। एक बार इसे पूरा आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए ये सवाल थी ऐसे होते हुए ये। अब आप इसका जो है शुरू से देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। 13 नंबर, संलग्न चित्र में प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक कम से कम होगा। प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक जो होता है, अरे कहाँ गया, तो यहाँ कोई चित्र था, तो चित्र है नहीं, तो आप आगे पढ़िए। ये सवाल 14 नंबर, उसी तरह की 14 नंबर सवाल है आपकी। सवाल नंबर 14 है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण को भैया ए से लिखते हैं। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण को आप 60 अंश लिखेंगे, ए बराबर। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से लिखते हैं, 38 अंश है भैया। ये क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण हो गया, ठीक। चलो, और यहाँ साइन 49 अंश का मान 0.75 दिया है, इसको बाद में यूज करेंगे। अपवर्तनांक पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसमें जो है आप सूत्र लगा दें, वही बड़ा वाला सूत्र, n बराबर अपवर्तनांक का साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू तो निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, n निकालना है, बराबर साइन a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा m की वैल्यू है 38/2, और अपान में साइन a बाई 2 है। एक मतलब क्या है? एक मतलब 60 है, तो 60/2 सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा? साइन 38 और 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 98/2 हो गया, और बटे साइन 30 दूना 60, ये साइन 30 अंश हो गया। ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 9 18, 49 अंश। तो साइन 49 अंश अब बटे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। चलो मान रख दो इसका, साइन 49 की वैल्यू यहाँ दिए हैं, ये देख लो, ये 0.75, तो रखो यहाँ पर 0.75 रख दोगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका गुणा हो जाएगा, तो 0.75 का गुणा 2 से कर दो, और हर में 1 लिखा नहीं जाएगा, तो इसको मत लिखना। चलो, तो 2 पंचे 10, 2 से 14 1 15, 2 अंक पे दशमलव, तो इसको हम 1.5 लिखेंगे, तो n की वैल्यू आ गई। हाँ चलिए, तो n की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या आ गई? 1.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। तो प्रिज्म के, हाँ ठीक वही सवाल है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु, अब मानव नेत्र के प्रश्न आ रहे हैं। ये आ गया सवाल आपके सामने है, एक प्यारी और खूबसूरत सवाल। स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? उसके पहले भी एक प्रश्न था ना, यहाँ से था। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है भैया? अनंत पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम सीधे परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, लिख लेना। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है भैया? अनंत पर होता है। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो ये अनंत पर है, इसको आप याद रखना। चलिए, स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए, स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर।
नेत्र लेंस होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, उत्तल अवतल कोई नहीं। तो इसमें आप लगाएंगे अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। दूरदृष्टि दोष वाला आदमी जो है भैया कौन लेंस लगाएगा? उत्तल लेंस लगाएगा, ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी आंख में कौन सा चश्मा लगाएगा? उत्तल लेंस लगाएगा। आइए फटाफट कर ले, आपका समय भी हो गया है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस प्रयोग। जो चीज़ें पता है उसमें समय न खराब करें। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? तो लेंस लगेगा, ठीक है, दर्पण नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। दर्पण नहीं, इसमें आप लेंस में लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, हो गया ना। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जो है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे पहला नंबर तो ये उल्टा होता है। सबसे पहला नंबर क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये वाला ऑप्शन काट ही दो क्योंकि इसमें सीधा है, ठीक है। उल्टा एवं वास्तविक होता है परंतु अनुभव के कारण ये हमें सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होता है, आगे देखिए सीधा होता है, सीधा दिखाई देता है, ये गलत। उल्टा होता है, उल्टा दिखाई देता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के लिए आपको नंबर मिलेगा, ठीक। तो इस तरह के और भी प्रश्न जो है आपको पढ़ने हैं। ये आपका होमवर्क है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या कहीं नहीं बनता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी जो है क्लास को देख रहे थे। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे की चर्चाएं हम लोग अगले दिन करेंगे। फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।